अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की मईशत में इस्तेकाम तो आ गया, मगर ये सिलसिला इस्तेकाम से ग्रोथ की जानिब कब और कैसे बढ़ेगा, ये एक ऐसा मसला है जिस पर हुकूमत को कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ माशी ग्रोथ में तेजी से इजाफे पर दोबारा बूम एंड बस्ट का खदशा है, तो दूसरी तरफ ग्रोथ की शरह मुसलसल 2 से 3% पर रहने की वजह से सनती शोबे के बहरान, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे जैसे संगीन मसाइल सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। वजीर आजम से मुतालबात किए जा रहे हैं कि हुकूमत ग्रोथ के लिए फौरी और अहम फैसले करे और इंडस्ट्री को वेंटिलेटर से बचाएं। इस हवाले से कल मारूफ सनतकार SM तनवीर और सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर मुकम्मल तबाह हो गया है। SME सेक्टर महंगी बिजली और गैस की वजह से कबाड़ खाना बन चुका है। लोग सरमाया बाहर लेके जा रहे हैं। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में। SMEs जितने भी हैं, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में है 12.5 सेंट। गैस की प्राइस 3,900 रुपए पर MMBTU है। टैक्सेशन 55 से 65% है। जब CPI इंडेक्स दिसंबर का 2.7% आ गया तो फिर 10.5% बैंक इंटरेस्ट क्यों है? हमें ऐसा लगता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द बैंक्स, गवर्नमेंट फॉर द बैंक्स, गवर्नमेंट बाय द बैंक्स हो गई है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, खुदारा जल्दी फैसले करें। सनतकार वजीर आजम से मुतालबा करें कि मईशत की बेहतरी के लिए जल्द फैसले करें। उन्होंने मुल्क में सनती इमरजेंसी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि शरह सूद को जनवरी में 9% और फिर 7% किया जाए। बिजली की कीमत 9 सेंट और फिर 7 सेंट की जाए। गैस के नरखों को 3,900 रुपए से कम करके 2300 रुपए फी MMBTU किया जाए। इसी तरह कंपनियों और अफराद पर टैक्स की शरह में कमी के मुतालबात भी किए गए, मगर जहां सनतकार टैक्स की बुलंद शरह और महंगी पैदावारी लागत की वजह से सनती शोबे की तबाही के दावे कर रहे हैं, वहीं कल PBS की जानिब से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ से मुतल्लिक अहम आदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक LSM ग्रोथ की शरह पिछले साल के मुकाबले में नवंबर के महीने में डबल डिजिट में दाखिल होकर 10.4% हो चुकी है। जुलाई से नवंबर के दौरान LSM ग्रोथ की शरह में 6% का इजाफा हुआ है। PBS की रिपोर्ट के मुताबिक LSM ग्रोथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट, गारमेंट्स और पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर शोबों ने अहम हिस्सा डाला है। सनतकारों के तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात के बरक्स LSM ग्रोथ में डबल डिजिट इजाफे को हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इन आदाद शुमार का मतलब है कि मुल्क की मईशत अब बढ़ते एतमाद के साथ इस्तेकाम से मुस्तहकम तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसी तरह 2 रोज़ पहले एक तकरीब से खिताब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा था कि आज से लेकर हुकूमत खत्म होने तक वज़ीर आज़म की सारी तवज्जो सिर्फ ग्रोथ पर है। The growth is the name of the game now. Having achieved stability, though we know that generally the IMF programs are anti-growth, but we would do our best to go towards that direction now. We'll engage with IMF because हम आपस में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट फ्यू डेज। आई सेड के any growth less than 2.6%, that is zero growth actually, negative growth. Your population growth is 2.65% roughly. Now, that shows that there is a potential, there is a possibility, and if we work together, obviously, we can certainly achieve it, and we should achieve it, inshallah. One point about unemployment. Now, we got to generate, jobs, opportunities in Pakistan, and this only can come with growth. So, growth is the focus of Prime Minister Shehbaz Sharif as of now, and for the rest of the tenure. इसहाक डार माशी ग्रोथ की जरूरत पर जोर दे रहे थे, मगर इसी इवेंट में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माशी इस्तेकाम का दिफा करते हुए कहा कि पाकिस्तान पिछले सालों में तेज ग्रोथ की वजह से कई बार बूम एंड बस्ट साइकिल का शिकार हो चुका है, इसलिए मुस्तहकम ग्रोथ ही दुरुस्त रास्ता है। मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, माशी तरक्की की तरफ बढ़ने के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं या सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? मुल्क की मईशत को दरपेश इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर साहब, मारूफ सनतकार हैं और पैटर्न इन चीफ हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
एसएम तनवीर साहब, जो आपने कल माशी सूरत हाल बताई है पाकिस्तान की और बिलखसूस इंडस्ट्री जिस मुश्किलात से गुजरी है उसका आपने जिक्र किया, लेकिन हुकूमत जो इस वक्त अपने दावे कर रही है, जो आदाद शुमार बता रही है, वो उससे कुछ मुख्तलिफ लगते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो ग्लोबल इकनॉमिक फोरम है वो बताता है कि लैक ऑफ बिजनेस एंड इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा रिस्क है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हुकूमत का दावा है कि इस माली साल की पहली तिमाही में 3.7% की जीडीपी ग्रोथ हुई है। आपने कल कहा कि 140 से 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि पहली तिमाही में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो 5.8% है। आपने कहा कि एसएमईज जो हैं वो जंकयार्ड बन चुके हैं, लेकिन हुकूमत कह देती है कि पहले क्वार्टर में 10.2% की ग्रोथ है एसएमईज में। फिर आपने कहा रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स कर चुका है, उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो कोलैप्स कर चुकी हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 21% से ग्रो की है एक क्वार्टर में। तो यानी हुकूमत तो दावे करी है कि अब हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने सबसे पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उस पे बात की, जो कहती है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब हो इसमें ये रहा है कि मुझे मालूम है कि हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मुझे मालूम है कि हमारी हुकूमत ने 320 के डॉलर से 280 पे लाकर इकोनॉमी को स्टेबल किया है, मुझे ये भी मालूम है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रही है, ये बातें सारी मेरी नॉलेज में है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है इस वक्त 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी ज्यादा हाई है कि वो 34% रीजनली हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, हमारे रीजन से 34% बहुत ज्यादा है, तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। मुझे ये भी नॉलेज में है कि हमारी जो टैरिफ्स हैं, हमारा टैरिफ इंडिया से कम है, बट उसके बावजूद अगर हमारी 150 यूनिट टेक्सटाइल के बंद हो गए हैं, उसके बावजूद अगर एसएमई बंद हो रही है, इतनी महंगी बिजली है, इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतनी ज्यादा टैक्सेशन है, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे ये ठीक नहीं हो सकता। हमारी भी ख्वाहिश है, हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन गया है, बट हमारी ख्वाहिश है कि हम इकॉनमी वाइज एशियन टाइगर बने और अपनी हुकूमत के साथ मिल के काम करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दिन और रात काम कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि सारी चीजें ठीक हो। तनवीर साहब, मैं दोबारा अपने पहले सवाल पे आऊंगा, एक्चुअल पोजीशन है क्या? क्योंकि आपने जो बात की हुकूमत के जो आदाद शुमार है वो तो इसके बरक्स हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुए, तो ये कैसे मुमकिन है कि फिर जो हमारी एलएसएम ग्रोथ है वो तकरीबन 10% तो बताया गया है कि नवंबर के महीने में हुई है, और ओवरऑल पहले क्वार्टर में 5.8% की ग्रोथ है। फिर जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपने कहा कि कोलैप्स कर गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां तो 21% की ग्रोथ है। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती, या तो बंद हो रही है या फिर उसमें ग्रोथ है। नहीं, तो मुझे पता है ना कहाँ पर ग्रोथ है, मुझे तो कहीं ग्रोथ नजर नहीं आ रही ना। टेक्सटाइल वाला तो मैं खुद हूँ। 900 बिलियन का तो आपका सिर्फ रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ गया हुआ है इस वक्त, जो एफबीआर का टारगेट है आपका। अगर आपकी ग्रोथ है तो फिर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल कहाँ से आ गया है? टेक्सटाइल तो आप किसी से जाकर पूछ लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 150 यूनिट बंद हो चुके हैं पिछले 1.5 साल में। बिजली, क्या आप समझते हैं कि बिजली हमारी सस्ती हो गई है? आप मुझे जवाब दे देना। इस वक्त हमारी 12.5 सेंट की बिजली है, रीजन में बिजली 7 से 9 सेंट की है। तो जब इतनी महंगी बिजली है तो कहां से इंडस्ट्री ने चलना है? सही। खुर्रम शहजाद साहब, एक्सपोर्ट, जी ओके सॉरी, जी, एक्सपोर्ट्स में भी हमने कमी देखी है इस माली साल में। खुर्रम शहजाद साहब, कल आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी एसएम तनवीर साहब की, वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है और कंपेटिटिव नहीं है। अगर एक्सपोर्ट्स में हम देखें तो रीजनली वो कह रहे हैं कि 34% हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसमें एनर्जी कॉस्ट हमारी 12.5 सेंट है, इंटरेस्ट रेट हमारे 10.5% हैं, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड है इंडस्ट्री, 55 से 60% की टैक्सेशन है। लेकिन हुकूमत के जो आदाद शुमार है, आप ये दावा कर रहे हैं कि अब सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है, एक रिकवरी मोड में नजर आ रही है इंडस्ट्री। और आपने आज भी जो आदाद शुमार शेयर किए अपने एक्स अकाउंट पे, जो कल पीबीएस ने जारी किए थे, उसके मुताबिक नवंबर के महीने में एलएसएम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 10% से ग्रो कर रही है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन इंडस्ट्री वाले तो कह रहे हैं कि नहीं, बंद हो रही है इंडस्ट्री। तो
जी बहुत शुक्रिया शहजाद, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, नंबर आपने अभी खुद ही शेयर किया है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान ने चैलेंजेस देखे हैं और इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली बहुत चैलेंजेस देखे हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले 3-4 सालों में देखें तो बहुत ऊपर गई। ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान में रखना है कि हम बैक टू बैक IMF प्रोग्राम में गए, उसके बाद हमने किस तरह से डिफॉल्ट के दाने से हम बाहर आए, कैसे रिकवरी हुई, कैसे स्टेबिलिटी हमने अचीव की एट अ ह्यूज पेन टू आवर पीपल। आप देखें इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ गए थे और आज इन्फ्लेशन के नंबर्स कहाँ हैं, शरह सूद कहाँ गई थी और आज शरह सूद कहाँ है। उसके अलावा आप देखें कि एक्सटर्नल अकाउंट में रुपया कहाँ गया था। ऐसे मुनीर साहब इन्होंने बहुत सही बताया कि रुपया किस तरह से स्टेबलाइज किया, कितनी मुश्किल से जो है इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया, और फिस्कल साइड को कैसे हमने कंटेन किया, किस तरह से एक्सपेंडिचर्स को कंटेन किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ कैसे गए, एनर्जी की तरफ अब कैसे जा रहे हैं। एनर्जी के अंदर 2 बैक टू बैक जो है प्राइस रिडक्शंस दी गई, जिसमें इंडस्ट्री को खास तौर पे ये भी कहा गया कि जो अपने लास्ट ईयर से 25% ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो एडिशनल यूनिट होगा खर्च करेंगे जो वो 23 रुपए पे करेंगे rather than 38 रुपए पे। तो देखें, एक डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल देखें ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम यही बात करते रहेंगे कि आज भी हम मर रहे हैं जो 2023 में मर रहे थे, तो ये देखें मुनासिब बात नहीं है। अगर आप ये कहेंगे ना कि 2023 में जो हमारी हालत थी, आज हम उससे बहुत बेहतर हैं और हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कहाँ पर है, इस पे हम डिस्कस करें, वो बहुत सही होगा। अगर हम ये कहेंगे कि जी आज कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये भी मुनासिब बात नहीं। क्योंकि LSM के नंबर्स अगर आप देखें, उसमें 10 सेक्टर्स ने, ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, 10 सेक्टर्स, मैं नाम गिनवा सकता हूँ आपको, सीमेंट से लेकर फूड एंड बेवरेजेस से लेकर ऑटो सेक्टर से लेकर पेपर एंड बोर्ड से लेकर रबर से लेकर नॉन मेटालिक मिनरल्स से लेकर अक्रॉस द बोर्ड रिकवरी अब नजर आना शुरू हुई है। और इसके रीजंस है ना, आपके पास शरह सूद में कमी आती है, जब आपके यहाँ रुपया स्टेबल होता है, आपके यहाँ जो है वो ओवरऑल जो है एक कॉन्फिडेंस की फिजा शुरू होती है। एक सवाल अब जेन्युइनली उठता है, और ये आप देखते होंगे डिस्कशन में आता है कि क्या ये नंबर रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले माली साल के आखिरी क्वार्टर में 6% की ग्रोथ दिखा दी थी, ये बताने के लिए कि उस साल मईशत ने 3% ग्रो किया है। अगर पिछले क्वार्टर में यानी कि 2025 के आखिरी क्वार्टर में मईशत 6% से ग्रो कर रही थी, फिर क्या वजह है कि इस माली साल के पहले क्वार्टर में वो ग्रोथ 3.7 पे आ गई है? क्या ऐसे चेंज हुए? क्योंकि जो बेस है वो तो ऑलमोस्ट सेम है। फिर पिछले साल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, जबकि 5 मेजर क्रॉप्स जो है उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी, तो लाइफ स्टॉक की बुनियाद पे कहा गया कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है। आर दीज नंबर्स रिलायबल? क्योंकि SM तनवीर साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, वो तो काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो हम तो या तो डिबेट 2 चीजों पे कर सकते हैं ना, या तो हम ये कहें, हम ये सोचें कि जी ये वही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो कि सदियों से चलता आ रहा है ना, वही नंबर्स दे रहा है, या फिर हम ये कहें कि जी डेटा ही ठीक नहीं है, तो वो तो डिबेट कहीं और निकल जाएगी। तो हमें कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि जी डेटा ठीक है, डेटा उसी प्लेटफॉर्म ने दिया है जो हमेशा देता आया है, उसको हम रिलेट करते हैं ग्राउंड रियलिटी के साथ, तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि जी चैलेंजेस अपनी जगह हैं, आज भी हैं चैलेंजेस। ये कोई नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है शहजाद, वो दिखनी चाहिए कि हम पिछले साल कहाँ खड़े थे, उससे पिछले साल कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। तो आप जो लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, लाइव स्टॉक तकरीबन 60% उसका शेयर है एग्रीकल्चर के अंदर। तो अगर लाइव स्टॉक में बेहतरी हुई है और बाकियों में बेहतरी नहीं हुई और नेट रिजल्ट उसका पॉजिटिव ग्रोथ है, आप इस बात तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। SM तनवीर साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्या एग्री करते हैं इस बात से कि जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त है, माशी डायरेक्शन? शायद आपके मुताबिक उतनी तेजी से ग्रोथ आ नहीं रही जितनी आनी चाहिए, लेकिन क्या डायरेक्शन से आप मुतमईन है कि हाँ ठीक है, हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? जो खुर्रम शहजाद साहब बात कर रहे हैं वो बात सही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 45 रुपए से 35 रुपए पर यूनिट हो गई है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से 10.5% हो गया हुआ है। ये मैं से एग्री कर रहा हूं, हम बहुत बुराई से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, बट अभी मामलात ऐसे हो चुके हैं जो इंडस्ट्री बंद हो जाती है वो इंडस्ट्री वापस नहीं चल सकती। % कॉस्ट हमारी स्टिल रीजन से हाई है। अगर हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है 186 पेजेस की, वो 29% तो अनएम्प्लॉयमेंट वो कह रही है कि पाकिस्तान में हुई हुई है। इस वक्त जो CPI इंडेक्स अगर मेरा 2.7% दिसंबर का आ गया हुआ है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट 10.5% क्यों है? थाईलैंड में देखिए, मैंने अपने आप को हर वक्त रीजन से कंपेयर करना है।
थाईलैंड में इस वक्त 1.75% इंटरेस्ट है, ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, वियतनाम इज 4.5, इंडिया एंड इंडोनेशिया इज 5.25%। जब इतना इंटरेस्ट रेट कम है तो हमें इतना ज्यादा रखने का क्या फायदा है? प्लस प्लस हम 10.5 पे बैठे हुए हैं। आप इस बात को समझें कि हमने लास्ट ईयर 24-25 में जो टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो 11.7 ट्रिलियन रुपए टैक्स कलेक्ट किया, और 8 ट्रिलियन रुपए हमने सूद की फॉर्म में हमारी हुकूमत ने दे दिया, विच इज 68%। अभी हमारी हुकूमत का टारगेट है 13.9 ट्रिलियन का टैक्स जमा करना, जो कि उनकी शॉर्टफॉल और ये आ रही है क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। और उस पे भी जो उन्होंने सूद इस साल देना है वो 7 ट्रिलियन रुपए, 50% जितना भी आप टैक्स लेके जमा कर रहे हैं वो आप इंटरेस्ट की फॉर्म में, क्योंकि 55 ट्रिलियन गवर्नमेंट का लोकल डेट है, तो हम उधर पे करते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम फौरी तौर पे स्टेट बैंक से अपील कर रहा हूं कि उसको फौरी तौर पे इंटरेस्ट को आप कम करें। इस वक्त पूरी की पूरी कौम सूदी हो गई है। 2022 तक जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था ना, वो 21 ट्रिलियन रुपए पड़ा हुआ था। 2022 से लेके आज तक जो आज की फिगर है वो 36 ट्रिलियन रुपए है। 15 ट्रिलियन रुपए हमने जब से पाकिस्तान बना था 2022 तक 21 किया, और आज हमने 15 ट्रिलियन उसको और इंक्रीज करके 36 ट्रिलियन। कौम काम नहीं कर रही, बैंक में पैसे रख के 10% का सूद ले रही है। मैं इसका जवाब या जो कौम सूद, या जो कौम, एक मिनट सॉरी सर मैं कंप्लीट कर लूं, और जो या कौम जो टैक्स पे कर रही है वो मोर देन 50% अगेन बैंकों को जा रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये हम बैंकों के लिए काम कर रहे हैं या यहाँ पर कोई कारोबार हो रहा है मुल्क में। जी खुर्रम शहजाद साहब, एक तो अगर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका हुकूमत पाकिस्तान होगा, क्योंकि 8 ट्रिलियन की आपने डेट पेमेंट्स करनी है, डेट सर्विसिंग है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। और अगर आप नई शरह सूद कम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि बैंकों में लोग पैसा रखेंगे, पैसा बाहर नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, और ऑब्वियसली वो कैपिटल में इस्तेमाल नहीं होगा पैसा। जी शहजाद, देखें मैं पहले तो ये कहूंगा कि स्टेट बैंक, आपको पता है स्टेट बैंक का एरिया है ये, हम इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं। हमारा एक व्यू हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन प्योरली स्टेट बैंक का है, करेंसी से रिलेटेड और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। लेकिन हमारा व्यू ये हो सकता है कि बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स को अगर नीचे आना है और इंडस्ट्री के लिए ये बेहतर है तो बिल्कुल आना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को और मौका मिले इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसे मुनीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को जितना कैपिटल जो है वो कंपेटिटिव रेट्स पे मिलेगा, उतना इंडस्ट्री जो है इन्वेस्ट करेगी और उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। और देखें अच्छी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का नंबर देखें फिस्कल ईयर 25 का, तो 1.1 ट्रिलियन का उसमें इजाफा हुआ है, और एसएमई सेक्टर के तकरीबन 700 अरब रुपए एसएमई सेक्टर को गए हैं, जो कि 41% इंक्रीज है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को 2.5 ट्रिलियन तक का उनका जो है वो टोटल क्रेडिट पहुंच चुका है, जो कि तकरीबन 14% का इंक्रीज है एक साल के मुकाबले में। एक अच्छी चीज है कि जो कि इजाफा होना शुरू हो गया। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम मजीद हो, ताकि इंडस्ट्री को मजीद जो है ब्रीदिंग स्पेस मिले। देखिए इंडस्ट्री यूज करती है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमने देखा है कि बार-बार ये बताया जाता है कि मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं कि लास्ट ईयर हमने तकरीबन 850 अरब रुपए सेव किए थे, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन भी हुआ था, और एक एक्टिव डेट मैनेजमेंट इस साल भी मैं आपको प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूं कि तकरीबन उतना ही डेट सर्विसिंग पे सेविंग्स होगी, जिसको हम ये कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री को किसी ना किसी की फॉर्म में फिस्कल साइड पे सपोर्ट किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ बेहतर टैक्सेशन, इन द फॉर्म ऑफ बेहतर एनर्जी प्राइसेस, ताकि इंडस्ट्री को ब्रीदिंग स्पेस मजीद मिले और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मजीद हमारी बेहतर हो, ताकि हम इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आगे लेके जा सकें और अपनी ग्रोथ अचीव कर सकें। खुर्रम साहब, लेकिन ये भी फैक्ट है ना कि एक्सपोर्ट्स में तो कमी आ रही है, तमाम तरह दावों के बावजूद कमी आ रही है। इस साल भी हमने देखा है, माली साल में 9% की कमी आई है, जबकि नून लीग की हुकूमत में हम ये देखते हैं ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। मुझे याद है 2013-14 में कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि $100 बिलियन तक लेके जाएंगे एक्सपोर्ट्स को। अभी दावे किया जा रहा है कि 3 साल में $60 बिलियन तक लेके जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, और एसएम तनवीर साहब कह रहे हैं कि अगर हम रीजनली कंपेटिटिव नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट्स गिरती रहेंगी। अब इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सुनने में आए कि शायद इसहाक डार साहब के तहत एक कमेटी बनाई है जो अब एक्सपोर्ट्स को देखेगी। इसके अलावा सोल्यूशन क्या आपके पास? जी शहजाद, मैं बस 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर। देखें, जो दिसंबर का महीना था ना, जिसमें ज्यादा डिक्लाइन आया है बनिस्बत पिछले 5 महीनों के, उसमें इसलिए डिक्लाइन बड़ा नजर आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी कोई 10-15 दिन की,
वो एक बड़ा इम्पैक्ट था एक्सपोर्टर्स की कंसाइनमेंट्स पे। दूसरा, अफगानिस्तान का एक फैक्टर है, आपको पता है कि हम जो है अपनी ह्यूमन लाइफ, हमारे ह्यूमन जो प्रायोरिटीज है वो हमारी ह्यूमन लाइव्स हैं। ऑफिशियल ट्रेड हमारा अफगानिस्तान के साथ 1.1 बिलियन डॉलर्स का है, तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द फैक्टर्स अफगानिस्तान का इशू, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक, फिर राइस में देखें हमारा प्राइस का इम्पैक्ट है। इंडिया ने फ्लड की है मार्केट, और राइस में हमारा जो है वो एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है। फूड सेक्टर में अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, अभी भी वो 6 महीने में ऊपर है, गारमेंट से लेकर, और आप होजरी की बात करें और दूसरे टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन देखें, उसमें स्टिल वैल्यू एडिशन में इंप्रूवमेंट है। डिक्लाइन इतना बड़ा नहीं है, इंप्रूवमेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे जाते हुए 2 चीजों पे हम काम कर रहे हैं, टैक्सेशन पे और एनर्जी पे। ये 2 बड़े इश्यूज हैं जिनको हमने मजीद बेहतर करना है ताकि इंडस्ट्री को कैसे करेंगे। आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए सर इसका मुझे जवाब दीजिएगा कि कैसे टैक्सेस को कम करेंगे और एनर्जी में आप क्या करना चाह रहे हैं? जी बात करेंगे ना, फंड के साथ बात करेंगे, फंड के साथ बात शुरू भी है, आगे जाके और करेंगे। देखिए ईडीएस, पिछले साल भी आपने बात की थी, नतीजा ये निकलता है बात करने का कि सैलरी क्लास पे टैक्सेस बढ़ा देते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे बढ़ा देते हैं, इंडस्ट्री पे बढ़ा देते हैं, ये नतीजा निकलता है आईएमएफ से बात करने का। जी नहीं शहजाद, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को खत्म किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, या पूछिएगा मुनीर साहब से भी, कितनी अच्छी डेवलपमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने ली है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को हटा दिया है ताकि इंडस्ट्री की लिक्विडिटी और बेहतर हो सके, एक्सपोर्टर्स की खासतौर पे। जी एक तो इस चीज का जवाब भी दीजिएगा। आप एनर्जी पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसका इंपैक्ट कितना है? वो कह रहे हैं कि 6 महीने में जो गारमेंट्स, हुजरी, तमाम ये टेक्सटाइल के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि रीजनली कंपेटिटिव नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ी है तनवीर साहब? सर इसमें हुआ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना, जो हमारी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वो बंद होती जा रही है क्योंकि हम महंगे हो गए हैं। एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम आई, उसके अंदर दबा कर धागा और कपड़ा आना शुरू हो गया है क्योंकि हम महंगे हो गए हैं। वहां से चाइना से सस्ता धागा कपड़ा आना शुरू हो गया है, और वो जो सस्ता धागा आ रहा है उसकी वजह से गारमेंट का काम शुरू हो चुका है। बट एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है सर, एक्सपोर्ट कम हुई है। आपने डाटा को जरा प्लीज वापस चेक कर लीजिएगा अपना। अब मैं आपसे बिजली पे बात करना चाह रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इस वक्त हाईएस्ट 12.5 सेंट की हम बिजली पे कर रहे हैं, रीजनल में 7 से 8 सेंट की बिजली है। अब इसमें एक और फिगर है, जो गवर्नमेंट 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी इंडस्ट्री से ले रही है, क्रॉस सब्सिडी। इंडस्ट्री आगे नहीं चल रही और फिर हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं 131 अरब रुपए की। वो किसको जाती है? जो यूनिट है ना 300 से कम यूनिट के कंज्यूमर, जिसको लाइफ लाइन कंज्यूमर कहा जाता है, और जो 700 यूनिट से कम होते हैं उसको सब्सिडी दी जाती है, और सब्सिडी देनी चाहिए भी है। बट वो इंडस्ट्री से लेके क्यों दी जा रही है? 131 रुपए इंडस्ट्री से ली जा रही है। आप प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हम उसको सस्ती बिजली दे रहे हैं और उसको बेरोजगार कर रहे हैं। जी, लेकिन एसएम तनवीर साहब मुझे एक बात बताइएगा, बिजली दे रहे हैं जी, और इंडस्ट्री से पैसे लेके इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो गरीब बेरोजगार हो रहा है जी। ये क्रॉस सब्सिडी गवर्नमेंट ने अगर देनी भी है तो कहीं और से दे, यहां से क्यों दे रही है? अच्छा एसएम तनवीर साहब, मैं सवाल के जवाब देता हूं खुर्रम शहजाद साहब से, लेकिन देखिए एक मसला एसएम तनवीर साहब ये है कि हम ये जो इस फेज से गुजर रहे हैं ना, ये पहली मर्तबा नहीं है। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी हमारी इकॉनमी इन ट्रबल होती है तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं और एक वहां पे हम देखते हैं स्लो ग्रोथ का पीरियड आता है जिसमें हम स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर इंडस्ट्री की तरफ से आवाजें उठना शुरू हो जाती है कि नहीं, ये तो बड़ा एक पेनफुल पीरियड है, ग्रोथ नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो इकोनॉमी को पुश करें। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि हम एक बूम एंड बस्ट साइकिल में दाखिल हो जाते हैं और फिर दोबारा हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। अब इंडस्ट्री के हवाले से भी, खासतौर पर टेक्सटाइल के हवाले से, एक ये उनकी पहचान बनती जा रही है कि वो रेंट सीकर्स हो गए हैं। कभी वो सब्सिडी मांगते हैं, कभी वो कहते हैं एक्सपोर्ट रिफाइनेंस दो, कभी वो टैक्सेशन में रिलीफ मांग रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में तो हमने देखा है, और कभी कहते हैं कि करेंसी डीवैल्यू करो, ये होने के बावजूद कभी हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं नजर आई है। ये झूठ है, झूठ है और झूठ है। रेंट सिंकर नहीं है। इंडस्ट्री कहती है हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दो। इंडस्ट्री कहां से आपसे सब्सिडी मांग रही है? हम आपसे कह रहे हैं कि रीजनली हम 34% महंगे हो गए हैं, आप हमारे रीजनली कॉम्पिटिटिव करें कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और टैक्स ज्यादा से ज्यादा दें। हम ये बात कर रहे हैं। ये जब हम बात करने आते हैं, ये टिपिकल है कि एक अटैक आ जाता है इंडस्ट्री के ऊपर, और कभी रेंट सीकर कहा जाता है, ये कभी कहते हैं कि सब्सिडी मांग रही है। हम सब्सिडी नहीं मांग रहे। आईपीपी में क्या हुआ है आपको पता है कि क्या हुआ? आईपीपी में जिस लेवल का आईपीपी में फ्रॉड हुआ है, मैं खुर्रम शहजाद साहब को नहीं कह रहा हूं, मैं पिछली और पहले कुछ काम हुए हैं,
उसको ठीक करना है, हमने कमरे में बैठ के ठीक करना है। बट जो टैक्स दे रहा है, अगर आप उसी से टैक्स करते रहेंगे, 55 से 65% का टैक्स लेते रहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं, पाकिस्तानी कंपनियां बंद हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तानी रेंट मुझे सीकर्स मुझे हैं ऐसा तो लगता है सर, अभी मल्टीनेशनल आपने कंपनियां क्यों छोड़ के जा आपने रही हैं क्रॉस पाकिस्तान सब्सिडी से? की बात की। अगर ये क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाती है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बिजली कितनी सस्ती हो जाएगी सर इंडस्ट्री के 22 बिलियन यूनिट इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, 131 अरब रुपए का फर्क है। मेरी कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर सामने, 6 रुपए का सीधा फर्क आ जाएगा। ये ओके। 28 रुपए की बिजली हो जाएगी। 28 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट ये 9 साढ़े 9 सेंट की बिजली हो जाएगी। सही। आपका इधर ही बिजली का मसला हल हो जाएगा मैं सर। खुरम साहब ये करना ज्यादा नहीं है कि अगर वैसी टैक्सेशन इतनी ज्यादा इंडस्ट्री के लिए 50% से ज्यादा, और वो कह रहे हैं हम कंपेटिटिव नहीं है, तो बिजली अगर वैसे सस्ती नहीं है पाकिस्तान में तो उनको ओवरबर्डन क्यों किया हुआ है क्रॉस सब्सिडी के जरिए? देखें शहजाद, मैंने तो पहले ही ये चीज जो है वो मेंशन की है कि दो चीजों पे काम हो रहा है जिसमें डायरेक्शनली हम ऑन ट्रैक हैं और हम इसको कम करने की बात कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम ला रहे हैं इंशाल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा, फ्रॉम टैक्सेशन टू एनर्जी प्राइसेस, लेकिन वो पहले ऑफ कोर्स डिस्कशन में, कंसल्टेशन में है, उसके बाद वो आएगी। और ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि बिजली जो है ना वो कोर इशू है, इनेबलर होता है एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसको प्रायोरिटी पे जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नंबर्स ठीक कर देता हूँ। देखें जो टैक्स के शॉर्टफॉल है ना वो 330 अरब है, 900 अरब नहीं है, नंबर वन। सेकेंडली टेक्सटाइल के नंबर्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। टेक्सटाइल एंड अपैरल में जो ग्रोथ है 6 महीने में वो 1% है। गारमेंट्स नेटेड जो है ना वो 7% ग्रोथ है। गारमेंट्स वुवन के अंदर 5% ग्रोथ है। होम टेक्सटाइल के अंदर जो है तकरीबन 2% ग्रोथ है। होजरी आइटम्स के अंदर 7% ग्रोथ है फर्स्ट हाफ में। ये टेक्सटाइल वैल्यू चेन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो वैल्यू चेन में बता रहे हैं ना कि जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है, यानी कि स्पिनिंग वगैरह, वहां पे तो कह रहे हैं वो तो बंद हो रही है, अभी तो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। शहजाद मैं फिर कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि आइडियल नंबर्स हैं, बट जस्ट सेटिंग दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट के फैक्ट्स ये हैं। बट जिस तरह से मुनी साहब ने कहा कि चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस को बिल्कुल हल करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे एनर्जी से लेकर टैक्सेशन से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर हर चीज में काम हो रहा है। और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, हम किस तरफ जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट में भी, उससे पहले भी हम पहली कंसल्टेशन स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिसी को हमने कलेक्शन से अलग कर दिया है और हम सबके पास जाएंगे बजट के वक्त। जवाब दीजिएगा प्लीज कि जब आप कहते हैं वी विल टॉक टू IMF, वी विल नेगोशिएट विद देम, ये आपने पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया, वो आपकी बात नहीं सुनते, इस मर्तबा क्यों सुन लेंगे और कैसे सुन लेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने शहजाद। देखें 3 सालों में फर्क है। आपके फिस्कल के अंदर आप देखें, आपका प्राइमरी सरप्लस बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। आपकी हिस्ट्री में 2 मरतबा सिर्फ फिस्कल सरप्लसेस आए हैं, एक इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और एक पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। फिस्कल सरप्लसेस देना आसान नहीं है। डेट टू जीडीपी आपने 70% लिया है, 74-75% से। मतलब पब्लिक IMF ने आपको टारगेट दिया हुआ है टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने का। PIA हमने कर दिया है, हमने PIA किया है जो कि 40 साल के बाद हुआ है। PIA की ट्रांजैक्शन सवाल ये कि IMF आपसे कहता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपने बढ़ाना है और हम अभी 11.5% पे होंगे, 15% पे लेके जाना है। आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करने में कोई खास कामयाब नहीं होते, तो फिर कैसे आप टैक्स रेट कम करेंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि एक 2 चीजें हो गई ना, एक तो क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हुई है और कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है और हमने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मीट कर किए हैं, जिसकी वजह से IMF के साथ क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और बात सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कंप्लायंस, देखें कंप्लायंस एनफोर्समेंट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है ना, तो वो अगर चाहेंगे तो वो करेंगे। तो अगर वो मतलब हम कंप्लायंस एनफोर्समेंट और कंप्लायंट जो है होंगे तो डेफिनेटली आगे जाते हुए हमारे बेंचमार्क्स इंप्रूव होंगे। तो IMF ये थोड़ी कहता है कि आप जो है कोई बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसमें तमीज़ साहब एक और मामला ये कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ लोगों से बात हुई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले SIFC में हमने मीटिंग की थी और तमाम तर वहां पे चेंबर्स के लोग मौजूद थे, पाकिस्तान के तमाम चेंबर्स मौजूद थे और हमने इन्हीं मसाइल पे बात की थी, लेकिन वहां पे FPCCI की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इससे क्या ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि चेंबर्स और फेडरेशन के दरमियान कोई सियासी मामला भी है कि आप लोगों ने वहां पे आके अपने इश्यूज को नहीं बताया और इस पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? नहीं सर, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी हमारी अपनी गवर्नमेंट है। हम तो ये कहते हैं SIFC हो, गवर्नमेंट हो, हमने सबके साथ मिल के काम करना है। तो ये अगर कोई ऐसी बात है तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा।
मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी रियल एस्टेट सेक्टर से, वो अभी आपने यहाँ पर बात नहीं की, मैं बात करना चाहता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर में हमने कभी भी नहीं बोला कि फाइलों का कारोबार हो, हम फाइलों के कारोबार के खिलाफ हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज चढ़ती है तो उसके बाद वो पैसा फौरी तौर पर रियल एस्टेट में आता है, कॉन्फिडेंस बहाल होता है इन्वेस्टर का, जी। और फिर इंडस्ट्री में आता है। इस वक्त रियल एस्टेट की जगह वो पैसा सारा दुबई जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। रियल एस्टेट में हम कहते हैं कि घर बनने चाहिए। पाकिस्तान में 8.8 लाख घरों की हर साल की शॉर्टेज है और हाई राइज बिल्डिंगें बननी चाहिए। उससे साथ 40 इंडस्ट्रियां हैं जो चलेंगी। अब जब आप पैसा बैंक में रख देते हो नॉन फाइलर का, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। और अगर वही पैसा अगर आप रियल एस्टेट में डालते हो, कंस्ट्रक्शन में काटते हो, या आप अपने कारोबार में बिजनेस में डालते हो, तो उसमें टैक्स लग जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉलिसीज गलत बन गई हैं, जिसमें हम बैंकों को ज्यादा रिच कर रहे हैं, उसके बारे में खुदा के वास्ते सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएम तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम शहजाद साहब भी मौजूद थे। डिस्कशन आपने सुनी। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बच्चों से ज्यादती के वाकयात संगीन मसला बन चुके हैं। आज भी कराची में बच्चों से ज्यादती का दिल दहला देने वाला एक और केस मंजर आम पर आया है, जहां पुलिस ने बच्चों से ज्यादती के एक मुलजिम को उसके साथी समेत गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि उसने पिछले 6 सालों में 100 से ज्यादा बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। कराची पुलिस की जानिब से इस गिरफ्तारी को रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुजोई ने आज इस कार्रवाई की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने एक मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर कराची के इलाकातान में कार्रवाई की, जिसमें बच्चों से ज्यादती के मरकजी मुलजिम इमरान और उसके साथी वक्कास खान को गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजिमान 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती में मुलविस रहे हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन मुलजिमान के खिलाफ पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत मौसूल हुई थी और तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ केसेस में एक ही शख्स का डीएनए मिला, जिसकी वजह से पुलिस को तशवीश हुई और फिर डीआईजी मुकद्दस हैदर की सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंजूर कॉलोनी के रिहायशी मुलजिम इमरान ने 6 साल में दर्जनों बच्चों से ज्यादती का एतराफ किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने के लालच देकर साथ लेकर जाता था और ज्यादती का निशाना बनाता था। एक सिस्टम बनाया गया था साइंटिफिक और टेक्निकल एनालिसिस का इन्वेस्टिगेशन में। उसके पेश नज़र एक हमें रिपोर्ट आई 2020 से 2025 के जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो डीएनए है वो एक बंदे का है। इसका मतलब है कि एक बंदा इन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है। उसको देखते हुए एक टीम बनाई, क्योंकि ये केसेस ना हर डिस्ट्रिक्ट के थे, ऑलमोस्ट कराची के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के। 6 सालों से यही पैटर्न, ये बच्चे को किसी भी रैंडम जगह से मोटरसाइकिल पे पिक करता है और उसको मलीर नदी पे लेके जाता है और वहाँ पे इसको ज्यादती का निशाना बनाता है। फाइनली इसको टीपू सुल्तान ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुजोई बच्चों से जिनसी ज्यादती की तफसीलात बता रहे थे, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि काबिल तशवीश भी हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने इस कार्रवाई पर पुलिस टीम को सराहते हुए अवार्ड देने का ऐलान किया है, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की है कि मुलजिम के खिलाफ मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर केस अदालत में लेकर जाया जाए। बच्चों से ज्यादती नाकाबिल कबूल है। अहम बात यह कि कराची में बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर ज्यादती का ये कोई पहला वाकया नहीं है। पिछले साल सितंबर में पुलिस ने कयूमाबाद में शबीर तनौली नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसने 5 से 12 साल की उम्र के 100 से ज्यादा बच्चे और बच्चियों से ज्यादती की थी और इसके मोबाइल से इन बच्चे और बच्चियों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस भी बरामद हुई थी। कराची में 4 माह में 100 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती के इन 2 संगीन वाकयात के अलावा भी मुल्क भर में बच्चों से ज्यादती और जिनसी इत्तेसाल के केसेस तवातर से रिपोर्ट होते रहे। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले NGOs के आदाद शुमार इस हवाले से तशवीशनाक सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहे हैं। तो साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के इब्तदाई 6 माह में बच्चों के साथ मुल्क भर में जिनसी ज्यादती के 899 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए अब जहां ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए रियासत को सख्ती से निपटने की जरूरत है, वहीं वालिदैन के लिए भी जरूरी है कि वो अपने बच्चों को जिनसी ज्यादती से बचाव के लिए मुसलसल आगाही देते रहें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट के केस में इंसानी हकूक़ की कारकुन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ आज दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज अफजल मजोका ने न सिर्फ आज एक बार फिर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के वारंट जारी किए हैं, बल्कि मुलजिमान को जरा का हक देने से भी इनकार कर दिया है। अहम बात यह कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ जज अफजल मजोका की अदालत में यह केस रोजाना की बुनियाद पर 2 रोज पहले केस की समाअत में मुलजिमान के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ईमान मज़ारी गवाह पर खुद जरा करना चाहती हैं,
उन्हें ये हक दिया जाए और समाअत को आखिरी बार पीर तक मुलतवी कर दिया जाए। इसके बाद अदालत से एडजमेंट की दरख्वास्त नहीं की जाएगी। मगर जज अफजल मजूका ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए ईमान मजारी और हादी अली छट्टा की जमानत मंसूख करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद कल केस की समाअत में इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद मोहलत देने की दरख्वास्त की, जिस पर जज अफजल मजूका ने ईमान मजारी और हादी अली छट्टा को 24 घंटे में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। जज अफजल मजूका ने डीआईजी जवाद तारिक से मुकालमा करते हुए कहा कि मुल्जिमान को पाकिस्तान से उठाएं, इंडिया से या अफगानिस्तान से, 24 घंटे हैं आपके पास, वो समंदर पे हैं या आसमान पर, उन्हें गिरफ्तार करके वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया जाए। जबकि आज के इसकी समाअत के दौरान वकील सफाई रियासत अली ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि हमें अदालत आने का माहौल तो दिया जाए, केस खसूसी नौयत का है, मुल्जिमान अभी पेश हो जाएंगे। मगर प्रोसिक्यूटर राना उस्मान अदालत से इसरार करते रहे कि मुल्जिमान जब तक सरेंडर नहीं करते तब तक ट्रायल कोर्ट फैसला वापस नहीं ले सकता। जिसके बाद जज अफजल मजूका ने आज की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए पुलिस और NCCIA को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया और फैसले में लिखा कि मुल्जिमान की जमानत खारिज करने का फैसला हो चुका है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। 342 का सवालनामा ईमान मजारी और हादी अली छट्टा के वकील के हवाले कर दिया गया है। पीर तक 342 के बयान का जवाब जमा करवाया जाए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इसलिए अब देखना होगा कि इस केस में मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक मिलेगा या नहीं, क्योंकि इस केस के दौरान मुसलसल मुल्जिमान को फेयर ट्रायल ना देने के इल्जामात लगते रहे। पहले मुल्जिमान को इनकी मर्जी का वकील करने का हक नहीं दिया गया, फिर मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में सरकारी वकील ने गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली और अब मुल्जिमान को गवाह पर जिरा करने का हक भी नहीं दिया जा रहा। आज के शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।